कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की। मधुसूदन मिस्त्री जी, राजेश पति त्रिपाठी जी, ललितेश पति त्रिपाठी जी, जुबेर खान जी, गंगाराम बिन जी, कंचन पांडे जी, सतीश मिश्रा जी, महेंद्र जोशी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के युवा भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए, इतनी बड़ी मीटिंग है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, ललितेश जी, हमारी सोच, दूसरी तरफ विपक्ष की सोच। हम कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में प्रगति होगी तो इस प्रगति में सबको शामिल होना चाहिए। गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको शामिल होना चाहिए। आपका नाम क्या है? नहीं, आपका हाँ, राकेश उपाध्याय जी को शामिल होना चाहिए हिंदुस्तान की प्रगति में, सबको होना चाहिए। ठीक है? उनकी सोच है कि चुने हुए लोगों की सरकार बने, इंडिया शाइनिंग की सरकार बने। राकेश जी बाहर खड़े रहें, देखते रहें कि भाई क्या हो रहा है, और 2-3 उद्योगपति सबका सब माल उठा के ले चले। ये इंडिया शाइनिंग की सरकार है, ये इनकी सोच है। दूसरा फर्क, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोगों को हम एक साथ लेते हैं और पूरे हिंदुस्तान को हम एक साथ ले जाते हैं। जैसे अभी ललितेश ने कहा, पूरे परिवार को हम आगे बढ़ाते हैं। उनकी सोच, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, किसी एक जात की पार्टी बनाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, गुस्से की राजनीति करो और विकास की बात, प्रगति की बात मत करो। यह फर्क है हम में और उनमें। 25 साल हुए कांग्रेस की सरकार यूपी से चली गई। बड़े बड़े बातें हुई, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे आप बताओ भैया, 25 साल में आपको मिला क्या? मुझे समझाओ। आपको देखो भैया, चुनाव से 6 महीने पहले दंगा शुरू, आपने देखा आपने? हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जो सच्चे सवाल हैं, जो जरूरी सवाल हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जरूरी सवाल कौन से हैं? कौन सा सवाल है जरूरी? रोजगार का सवाल है जरूरी, बिजली का है जरूरी, सिंचाई का है जरूरी। इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती। हिंदू, मुसलमान, किसी एक जात की बात होगी, ये वो होगा, मगर युवा को रोजगार देने की बात नहीं होगी। मिला आपको रोजगार? खड़े हुए हो आप जाते हो, यहां से जाते हो महाराष्ट्र, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप जानते हो कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार होती है वहां रोजगार मिलता है। आप महाराष्ट्र जाते हो, वहां पे आपको कौन पीटता है भैया? शिवसेना, मनसा, बीजेपी। यूपी के युवा को वहां से मार के भगाते हैं, बिहार के युवा को वहां से मार के भगाते हैं, और फिर यहां आके कहते हैं भैया हम यूपी में विकास लाना चाहते हैं, यूपी को शक्ति देना चाहते हैं।
उधर एक चेहरा, इधर एक चेहरा। मैंगलोर में महिलाओं को मारेंगे, पोस्टर लगता है शक्ति देना चाहता हूं महिलाओं को, वहां पिटाई होती है महिलाओं को। गुजरात में सिख किसानों उठा के बाहर फेंक दिया, कहा तुम लोग यहां से जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ पंजाब जाओ। हम ऐसी राजनीति नहीं करते, हम सबकी राजनीति करते हैं, हम विकास की प्रगति की बात करते हैं और सबको हम मिलाना चाहते हैं। अब यहां अलग अलग यहां इंडस्ट्री हुआ करती थी, हैंडलूम की इंडस्ट्री होती थी, कालीन की होती थी, पीतल की होती थी। क्या हुआ उनको? सब की सब बंद हो गई। छोटे छोटे उद्योगपति थे, सब खत्म हो गए। कारीगर थे, कारीगर थे, सब खत्म हो गए। और आप लोग देखते रहो, बाकी प्रदेशों में जाओ, हरियाणा जाओ, बेंगलोर जाओ, असम जाओ। असम में मिलते मुझे यूपी के युवा, भाई यहां आए, क्यों आए? रोजगार ढूंढ रहे हैं। मगर यहां आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लो आप, यहां आपको रोजगार नहीं मिल सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, उससे किसी ने पूछा कि भाई आपको डर किससे लगता है? और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है पहले नंबर पे मुझे डर चीन से लगता है, चीन के युवाओं से लगता है, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान के युवाओं से लगता है। वो आपकी शक्ति को पहचानता है। अमेरिका का राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के युवा की शक्ति को पहचानता है, कहता है भैया मुझे डर लगता है उत्तर प्रदेश बाकी हिंदुस्तान के युवा से। और आपके जो यहां नेता हैं वो आपकी शक्ति नहीं पहचानते, वो इस बात को समझ नहीं सकते कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का युवा जाग गया, जिस दिन उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार मिल गया, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं पूरी दुनिया को बदल देगा। वो आप में भरोसा नहीं करते हैं, वो आपकी जात में, आपके धर्म में भरोसा करते हैं, मगर आप में भरोसा नहीं करते। आपको नहीं मानते, वो आपकी शक्ति को नहीं जानते, पहचानते नहीं। चुनाव में आपका प्रयोग करते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं। आप घड़ी पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, जूता पहनते हो, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो मेड इन चाइना, छोटे छोटे अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा होता है। यस, देखा है आपने ना? ये जो कैमरा पकड़े हो, इसके पीछे आप देखो मेड इन चाइना लिखा है। वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति नंबर 1 पे चाइना कहता है ना, वो इसलिए कहता है क्योंकि उस पे मेड इन चाइना लिखा है, उस पे मेड इन इंडिया नहीं लिखा है। और मैं सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब आप कैमरा देखें, टी शर्ट देखें, जूता देखें, घड़ी देखें, सेलफोन देखें, उस पे मेड इन मिर्जापुर दिखाई दे, मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन गोंडा, मेड इन सहारनपुर, मेड इन लखनऊ, मेड इन वाराणसी। मगर नहीं, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग बटे हुए हो, आप लोग को लड़ाया जाता है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब उत्तर प्रदेश का युवा अपनी घड़ी देखे, उसको उल्टा करे, उस पर देखे मेड इन मिर्जापुर। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा जाए भैया समय क्या है, वो अपनी घड़ी को देखे, उस पर लिखा भैया मेड इन मिर्जापुर। वो अपने लोगों से पूछे भैया ये मिर्जापुर कहां है? ये मिर्जापुर के युवा, ये जो हमारे अमेरिकन युवा से रोजगार छीन रहे हैं, ये कहां है जगह? पता लगाओ, ये कौन लोग हैं? ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं मैं, ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं हम। अब देखिए यूपी की सरकार है, वो कुछ और कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही है,
प्रगति की बात नहीं कर रही है। आपके युवा चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने सोचा था कुछ ना कुछ होगा युवा के लिए, रोजगार के लिए कुछ ना कुछ होगा। उससे पहले मैंने सोचा था मायावती जी आई हैं, कुछ ना कुछ करेंगी। उससे पहले बीजेपी थे, उन पे तो मैं भरोसा नहीं करता हूं, उनकी तो कुछ बस की नहीं है। वो तो 2-3 बिजनेसमैन की सरकार चलाते हैं। चौकीदार का चौकीदार बनना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, यूपी के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली से लेकर कलकत्ता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें, मतलब उस कोने से इस कोने जितनी बड़ी सड़कें, माल ढोने वाली रेलवे लाइन, बिजली और पानी का साधन। यूपी की सरकार नहीं देगी बिजली भैया, सड़क नहीं बना सकते। हम यहां से दिल्ली से लेकर कलकत्ता, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई, हम भारी सड़क, बिजली, पानी और रेलवे लाइन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे हम हजारों उद्योगों को जगह देंगे। एक उद्योगपति को नहीं, जैसे गुजरात में उन्होंने पूरा धन अदानी जी को दिया वैसे नहीं, मगर हजारों उद्योगपतियों को हम वहां जगह देंगे। छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, बड़े उद्योग लगेंगे, और मिर्जापुर का युवा है, उसको उस कॉरिडोर पे रोजगार मिलने वाला है। एक को नहीं, हजारों लाखों को। और फिर एक दिन आप जाओगे, आपके जेब में पैसा होगा, जाओगे हवाई जहाज में अमेरिका जाओगे, किसी दुकान में जाओगे, उनसे पूछोगे भैया ये मुझे कैमरा दो जरा, वो कैमरा देगा, उसके पीछे देखोगे मेड इन मिर्जापुर, आपको लगेगा कि भाई मैंने भी ये कैमरा बनाया, मेरी शक्ति भी इसमें गई, मेरा पसीना भी इसमें गया, मजा आया मुझे, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ। ऐसा हिंदुस्तान हम लाना चाहते हैं। एक उद्योगपति को फायदा नहीं देंगे, हजारों उद्योगपतियों को फायदा देंगे, करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार देंगे। दूसरी बात, यहां गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं। पिछले 10 साल में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है। सबसे ज्यादा गरीब लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है पिछले 10 साल में। इतिहास में पहले नहीं हुआ कभी। 15 करोड़ लोगों को कैसे निकाला? आपको मनरेगा दिया, 100 दिन का रोजगार गारंटी करके। मजदूरों को भी लगा भैया हम भी इस हिंदुस्तान को बनाने में शामिल हुए, हमें भी कुछ ना कुछ गारंटी मिली। उसके बाद गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को हमने भोजन का अधिकार दिया। 1 रुपए में हम पूरे हिंदुस्तान में 1 रुपए में हम अनाज देते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको नहीं दिया। इन महिलाओं को फायदा नहीं पहुंचा क्योंकि वो कहते हैं भाई चुनाव से पहले नहीं करेंगे। चुनाव से पहले कर दिया, कांग्रेस पार्टी चुनाव लपेट लेगी, तो चुनाव के बाद करेंगे हम। ठीक है, चुनाव के बाद करो, मगर भोजन आपको मिलेगा, महिलाओं को भोजन मिलेगा, 1 रुपए में मिलेगा, हर परिवार को मिलेगा। तो गरीबों के पैर के नीचे हमने एक मजबूत फर्श तैयार किया है। पहली बार उनको लग रहा है कि भाई हम पैर रखते हैं तो दलदल नहीं है, मजबूत फर्श है, अधिकार की फर्श। अब आपने हमें कहा देखिए अब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, उद्योगों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, युवाओं को फायदा मिलेगा। हमारे लिए भी आप 3 चीजें कर लीजिए। आपने हमें कहा, मैं मीटिंग में गया, 30-40 मैंने मीटिंग की, रिक्शा वालों से, कुलियों से, महिलाओं से, छोटे किसानों से, बड़े किसानों से, मजदूरों से, आदिवासी, दलित, सबसे। और आपसे पूछा भैया एक बात बताओ, आप लोग जानते हो हिंदुस्तान को आप चलाते हो, यूपीए की सरकार बने तो आप बताओ, जैसे हमने आपको पहले भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया,
इस बार क्या अधिकार चाहते हो आप? क्योंकि प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी, पैसा बनेगा, आपको भी पैसा मिलना चाहिए, आपको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप बताओ क्या चाहते हो? आपने मुझे 3 चीजें कही, मुझे और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को। आपने कहा देखिए, मजदूर मजदूरी करता है, किसान खेतों में काम करता है, दलित आदिवासी हम सब बीमार होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग बीमार होते हैं, सही बात है ना, गरीब लोग भी बीमार होते हैं ना? अरे जोर से बोलो भाई, क्या ऐसे बोल रहे हो? हाँ, गरीब लोग भी बीमार होते हैं। आपने मुझे कहा देखिए, फटे कपड़े होते हैं, हम जाते हैं अस्पताल में, अस्पताल में हम हमें ऐसे देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं हमें, और फिर कहते हैं क्यों आए? हम कहते हैं भैया हमारे को बीमारी है, ऑपरेशन की जरूरत है। दूसरा सवाल, पहला सवाल क्यों आए, दूसरा सवाल जेब में पैसा है? 1 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपए लगेगा, है तुम्हारे पास? हमारे पास तो नहीं है। कटो यहां से, रास्ता नापो, बाहर निकलो, तुम्हारी यहां अस्पताल में कोई जरूरत नहीं। और ये एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है, हमारे लाखों गरीब लोग हैं जिनको अस्पताल से ऐसे निकाल दिया जाता है, तुम निकलो यहां से, तुम्हारे पास पैसे नहीं। आपने कहा देखिए, एक काम कीजिए, ये जो अस्पताल है इनके दरवाजे हमारे लिए खोल दीजिए। मां आती है मेरे पास, इतना सा बच्चा लाती है, 6 साल का। मां कहती है मुझे, राहुल जी ये मेरा बच्चा है, इसके दिल में छेद है, मुझे मालूम नहीं था, ठीक से सांस नहीं ले रहा था, मैं किसी डॉक्टर के पास ले गई, उसने एक्सरे कर दिया, MRI कर दिया, अब मुझे बता रहे हैं कि इसके दिल में छेद है, और कह रहे हैं भैया ऑपरेशन की जरूरत है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ 2 साल में मर जाएगा। बेटा देखता है मुझे, मां कह रही है कि बेटा 2 साल में मर जाएगा। बेटे के आंख में आंसू आता है, यहां से टपकता है। मां बोलती है, घबराहट सुनाई देती है, और मुझसे पूछती है राहुल जी मैं क्या करूं, ये मर रहा है मेरा बेटा। और मैं कहता हूं मदद करने की कोशिश करेंगे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कोशिश करेंगे, मगर ऐसे हजारों महिलाएं आती। तो अब हम क्या करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं। गरीब व्यक्ति अस्पताल में जाएगा 2014 के बाद, चुनाव के बाद, अगर उसको ऑपरेशन की जरूरत होगी तो यूपीए की सरकार उसको मुफ्त में ऑपरेशन करने का अधिकार गारंटी करके देगी। भैया आपके कपड़े फटे हो या अच्छे, अगर आप गरीब हो और अगर आप अस्पताल में गए और मुफ्त में इलाज नहीं हुआ तो उन पे कार्रवाई होगी। सीधी बात है। अगर हिंदुस्तान के गरीब मजदूर को, गरीब किसान को अस्पताल में, डिस्पेंसरी में मुफ्त की दवाई नहीं मिली तो कानून एक्शन लेगा। सीधी बात। हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हम मुफ्त में दवाई और मुफ्त में ऑपरेशन का अधिकार देने वाले। और वो जो हमारे पास मां आती हैं, मेरे पास मां आती हैं, बेटे को लाती हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं जो भी ऑपरेशन की जरूरत है, कैंसर हो कैंसर का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन हो, बाईपास हो, जो भी हो, हिंदुस्तान के गरीब को हम ये मुफ्त में करवा के देंगे। ये आपने कहा है, वाह, बिल्कुल ये आपने कहा है और ये यूपीए की सरकार करेगी। और भैया हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कहां के हो, नहीं, हिंदुस्तानी हो, गरीब हो, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में ऑपरेशन, खत्म कहानी। दूसरी बात आपने कही
आपने कहा देखिए आप इंदिरा आवास भेजते हो, गांव में इंदिरा आवास भेजते हो आप, वहां लड़ाई हो जाती है। 3-4 इंदिरा आवास भेजते हो, जरूरत है 10, 15, 20, 30 की। गांव में ऐसे लोग हैं जिनके छत छप्पड़ की होती है, ऐसी हवा चलती है छप्पड़ उड़ जाती है, आग लग जाती है, बारिश आती है पानी टपकता है, कभी इस साइड सोना पड़ता है कभी उस साइड सोना पड़ता है। शहरों में नीली चादर होती है प्लास्टिक वाली, पानी टपकता है उसके अंदर। आपने कहा जैसे आपने स्वास्थ्य का अधिकार दिया देने की बात की है, मुफ्त में दवाई देने की बात की है, आप एक और काम कर दो। छोटा सा काम है, आप एक और काम कर दो। गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर आप एक मजबूत छत का अधिकार, घर का अधिकार गांव में और शहर में दे दो, सबको दो। अगर 10 इंदिरा आवास की जरूरत है तो 10 भेजो, 20 की तो 20, 30 की तो 30, 40 की तो 40, 50 की तो 50, 100 की तो 100, 1000 की तो 1000 भेजो। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं हम कि गरीब को लगे मेरे सिर के ऊपर घर है, पेट में भोजन है, रोजगार है, सब कुछ है मेरे पास। यह फर्क है हम में और उनमें। तीसरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, आपने कहा देखिए बुजुर्ग लोग सेना में काम करते हैं, आपने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं हिंदुस्तान की सरकार, स्टेट की सरकार उनको भूल जाती है। कहते भैया अब आप जाओ गांव में लेटो, अपने दिन काटो, चारपाई पे लेटो, अपने दिन काटो, तुम्हें हम कुछ नहीं देने वाले। किसी प्रदेश में 100 रुपए का पेंशन मिलता है, किसी में 200, किसी में 300, किसी में महिलाओं को मिलता है, किसी में विधवाओं को मिलता है। आपने कहा नहीं भैया, इतिहास में बुजुर्गों का आदर होता रहा है इस देश में। 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान के हर बुजुर्ग का आदर होना चाहिए, एक जैसा पेंशन सबको मिलना चाहिए, कम से कम पेंशन गारंटी करके हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, और यह भी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। और सीधा आधार के माध्यम से सीधा पैसा आपके जेब में जाएगा, किसी बिचौले के जेब में नहीं जाएगा। अब देखिए रोजगार की बात की, गरीबों के लिए मजबूत फर्श बनाने की बात की। अब मैं थोड़ी गुजरात की बात करता हूं। जो वहां के चौकीदार हैं गुजरात के, उनकी बात करता हूं। वो आते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है कि हिंदुस्तान का युवा खड़ा है, हिंदुस्तान का किसान खड़ा है, हिंदुस्तान का मजदूर खड़ा है, देश को खड़ा कर दिया इन लोगों ने, घबराहट हो रही है। और मोदी जी आते हैं ऐसे भाषण में, आते हैं, कहते हैं, आपसे कहते हैं हिंदुस्तान की जनता 60 साल से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने 60 साल से कुछ नहीं किया, तुम लोग सो रहे थे, तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, तुम लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, 60 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने इस देश के, आजादी से 60 साल हो गए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मैंने गुजरात को शक्ति दी, पूरे हिंदुस्तान को मैंने दूध दिया, अब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति पहचानता है आपकी शक्ति को, चौकीदार नहीं पहचान पा रहा है। अब देखिए गुजरात की चौकीदारी कैसे की मैं आपको बताता हूं। गुजरात की चौकीदारी कैसे की मैं आपको बताता हूं। भैया पहले वो हर भाषण में
गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल कहते थे, याद होगा आपको। अब भैया एक भाषण में गुजरात मॉडल का शब्द नहीं प्रयोग करते। एक भाषण सुन लो उनका जहां गुजरात मॉडल का शब्द का प्रयोग किया, नहीं, बंद हो गया। गुजरात मॉडल के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गुजरात मॉडल समझा दिया। जनता को गुजरात मॉडल समझ में आ गई, उधर गुजरात मॉडल बंद हो गया। गुजरात मॉडल का मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको। चौकीदारी कैसे की, किस प्रकार से की, किसके लिए की, मैं बता देता हूं। अब मजेदार बात सुनो, अब मजेदार बात सुनो। हिंदुस्तान की सरकार 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा में डालती है, ठीक है? 30,000 करोड़ रुपए। मैंने गुजरात के आंकड़े निकाले। मिस्त्री जी आप आगे आइए जरा। मिस्त्री जी गुजरात के हैं, इनको आगे बैठाएंगे, एक सेकंड, इनसे थोड़ी मैं बातचीत करूंगा। अब देखिए 30,000 करोड़ रुपए यूपीए डालती है मनरेगा में। आदिवासी भाइयों को, दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को हमने 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया। 30,000 रुपए लगे हिंदुस्तान में हर एक गरीब को दिया। गुजरात की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में 8,000 करोड़ रुपए डालती है। उनका बजट, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट जो है 8,000 करोड़ रुपए का है। उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, दवाई, सब कुछ का पैसा शामिल है। गुजरात की जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 8,000 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार देती है, ठीक है? पहले अडवाणी जी हुआ करते थे, नाम सुना होगा आपने। बीजेपी में अब उनका नाम भूल गए हैं, मगर आपको याद होगा, नेता थे बीजेपी के। उनको हटा दिया, अब एक नए नेता आए हैं, अडवाणी नहीं, अदानी, अदानी जी। बीजेपी में अब अडवाणी जी को अडवाणी जी नहीं कहते, अडवाणी जी को अब वो अडवाणी कहते हैं, अदानी को वो अब अदानी जी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। 45,000 एकड़ जमीन अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी ने दी, 1 रुपए प्रति मीटर रेट पे। टॉफी कितने की आती है यहां पे भैया? 1 रुपए में पन्नी वाली और दूसरी वाली? दूसरी वाली आती है 1 रुपए की। अच्छा, आपका नाम क्या है नीले शर्ट में जो? योगेश। अगर योगेश जी जाएगा नरेंद्र मोदी जी के पास और एक टॉफी निकालेगा जेब से और कहेगा भैया मोदी जी ये लीजिए एक टॉफी 1 रुपए वाली, मुझे 1 मीटर जमीन दो, तो उसको जूते मार के वहां से भगा देंगे। अदानी जी जाते हैं, एक टॉफी निकालते, कहते भैया ये लो 1 रुपया, उनको 1 मीटर मिलता है। 2 टॉफी 2 मीटर, 3 टॉफी 3 मीटर, 5 टॉफी 5 मीटर, 1000 टॉफी 1000 मीटर, ठीक है? 26,000 करोड़ रुपए अदानी जी को बिजली में दे दिए। 10,000 करोड़ रुपए जमीन में दे दिए। अदानी जी की कंपनी हुआ करती थी 3,000 करोड़ की, आज उनकी कंपनी 40,000 करोड़ रुपए की है। अब दूसरा सवाल आता है, 40,000 करोड़ रुपए के लिए कितना रोजगार दिया? किसी को रोजगार नहीं दिया। जमीन ली, बिजली ली, रोजगार नहीं दिया। चौकीदारी ऐसे की मोदी जी ने। अच्छा मिस्त्री जी एक और बात बताइए, जब मोदी जी आए थे गुजरात में, गुजरात की सरकार का कर्ज कितना था? प्लस थी। कितना प्लस था? प्लस थी। अच्छा अब आप बताइए अब कितना कर्ज है गुजरात सरकार का? 1,80,000 करोड़ रुपए कर्ज है गुजरात की सरकार के ऊपर। चौकीदारी कैसे की बताओ मुझे। 45,000 एकड़ जमीन दे दी, 40,000 करोड़ रुपए दे दिए। कितना था? 1,80,000 करोड़ रुपए कर्जा आ गया गुजरात पे, और कहते हैं मेक मी चौकीदार, मुझे चौकीदार बनाओ। हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं, मगर हम राहुल गांधी को चौकीदार नहीं बनाना चाहते। हम आपको चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की जनता को चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम इन महिलाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं,
हम इन युवाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं। अब देखो भैया, हम सूचना का अधिकार लाए। अब सुनो सुनो, अभी उसी के बारे में बोल रहा हूं। सूचना का अधिकार दिया आपको। पहले बंद कमरों में पूरा चलता था। चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। ब्यूरोक्रेट से, डीएम से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। हमने कानून रखा लोकसभा में, उसको पास कराया। कहा कि देखो, हिंदुस्तान की जनता जो भी कानून, जो भी पूछना चाहती है पूछ सकती है। किसी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, डीएम के बारे में, इंजीनियर के बारे में, किसी के बारे में जो भी आप पूछना चाहते हो, सूचना के अधिकार में आपको हक दिया, पूछ लो। आपने चौकीदारी की, भ्रष्टाचार बाहर आया। ठीक बात है। अब देखो भैया, गुजरात के चौकीदार ने आरटीआई का जो कमिश्नर होता है उसको नहीं बैठाया। हाई कोर्ट कह रहा है भैया आरटीआई कमिश्नर लाओ, आरटीआई कमिश्नर लाओ, आरटीआई कमिश्नर लाओ। चौकीदार कह रहा है नहीं, यहां तो सिर्फ एक चौकीदार है ना, यहां ना लोकायुक्त आएगा ना आरटीआई कमिश्नर आएगा, यहां पे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी चौकीदारी करेंगे। मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि जिस दिन गुजरात में आरटीआई कमिश्नर आ गया, जिस दिन गुजरात में लोकायुक्त आ गया, चौकीदार जाएगा अंदर, जेल के अंदर जाएगा चौकीदार। हम ऐसी सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। हम आप सबकी सरकार चलाना चाहते हैं। खासतौर से जो महिलाएं हैं, इनकी सरकार चलाना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान की शक्ति हो। मंदिर में आपकी पूजा होती है, सही बात है गलत है? मंदिर में पूजा होती है ना, महिला शक्ति की पूजा होती है ना। अब देखो, मजेदार बात सुनाता हूं आपको। दिल्ली में मैंने पोस्टर देखा, आ रहा था मैं, पोस्टर देखा, वो अदानी जी वाला जो 50 लाख वाला पोस्टर है ना, बड़ा वाला, वो कमल वाला, सिर्फ जिसमें मोदी जी दिखाई देते हैं, जिसपे अडवाणी जी नहीं दिखाई देते, जिसपे वाजपेयी जी नहीं दिखाई देते, वो वाला, वो देखा मैंने। उस पर लिखा था, मोदी जी ऐसे खड़े थे और कह रहे थे, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। पूरा हिंदुस्तान महिलाओं की शक्ति की पूजा करता है मंदिर में, और मोदी जी कहते हैं मैं महिलाओं को शक्ति दूंगा। मोदी जी, महिलाओं के पास शक्ति है, पूरी दुनिया इस शक्ति को पहचानती है। महिलाओं को आप शक्ति नहीं दे सकते हैं। महिलाओं के पास, हिंदुस्तान के पास शक्ति है। आप एक काम करिए, अपने पोस्टर पे लिख दीजिए, महिलाओं को मैं इज्जत दूंगा, महिलाओं का मैं आदर करूंगा। सिर्फ ये कर दो आप। और एक और बात कर दो, एक और छोटी सी बात कर दो तो और भी मजा आ जाएगा। जो आप गुजरात के पुलिस वाले महिलाओं के पीछे दौड़ाते हो, जो आप महिलाओं के फोन टैप कराते हो, वो भी आप बंद कर दो। उससे भी काफी फायदा होगा, उससे भी थोड़ी इज्जत मिल जाएगी महिलाओं को। वो देखो ताली बजा रही है। हिंदुस्तान को शक्ति दूंगा, महिलाओं को शक्ति दूंगा, युवाओं को शक्ति दूंगा, आसमान को शक्ति दूंगा, इसको शक्ति दूंगा, उसको शक्ति दूंगा। शक्ति आप में है, शक्ति हम में नहीं होती है, शक्ति आप में होती है। शक्ति हिंदुस्तान के युवा में है, शक्ति हिंदुस्तान की महिलाओं में है, शक्ति हिंदुस्तान के बुजुर्गों में है, किसानों में है, मजदूरों में है, दलितों में, आदिवासियों में है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में है। ये फर्क है भैया। जब हम यहां आते हैं, जब हम यहां भाषण देते हैं, आपको सिर झुका के आते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी शक्ति को पहचानते हैं। कांग्रेस पार्टी का नेताओं का जो भाषण होता है ना, हम छाती फुलाकर ऐसे भाषण नहीं देते हैं। हम प्यार से, दिल से भाषण देते हैं। हम सिर झुका के आपसे बात करते हैं।
जो हम योजनाएं देते हैं हम आपको पूछ के देते हैं। हम आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं भैया आप बताओ क्या करा जाए। 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों के पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या हो रहा है। आपने कहा कि भैया बैंक के दरवाजे बंद हो गए, खोलिए, खोला। आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं, काम करते हैं। उनकी सोच अलग है। उनकी सोच है कि आप लोगों में कुछ नहीं है, सब कुछ उनके अंदर है। शक्ति उनमें है, ज्ञान उनमें है, जानकारी उनमें है, सब कुछ उनमें है। यह फर्क है उनमें और हम में। हम आपकी सरकार बनाना चाहते हैं। महिलाओं को हम आदर करते हैं, शक्ति हम उनकी पहचानते हैं, आपकी शक्ति पहचानते हैं, युवाओं की शक्ति पहचानते हैं। यहां हमने आपको युवा दे रखे, इनकी भी आप शक्ति पहचानो, इनकी भी आप शक्ति पहचानो। इनकी शक्ति सिर्फ एक है, इनकी सिर्फ एक शक्ति है। ये आपके बीच में आते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मगर आपके लिए खड़े रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखो भैया सीधी बात समझ लो, सीधी बात समझ लो। युवाओं की जरूरत है, देश को युवाओं की जरूरत है, प्रदेश को युवाओं की जरूरत है। ये सिर्फ यहां के एमपी नहीं है, ये यूपी के लेवल के नेता हैं। इनको आगे बढ़ाना है, इनको खड़ा करना है, इनको शक्ति देनी है। पिछले 2 सालों में इन्होंने आपके लिए काम किया है। स्टील प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी, सोलर वाटर टैंक और बिजली का काम इन्होंने किया एमएलए फंड के माध्यम से, और टूरिज्म को यहां प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल इनका यहां है, आपके बीच में है, आपकी मट्टी में है, आपकी जमीन में। इनको आप जिताइए, दिल्ली भेजिए, आपके लिए लड़ेंगे, यूपी के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं जानता हूं कि शायद आपके लिए सबसे जरूरी बात। किसानों की मैंने बात की, थोड़ी सी मैं सिंचाई के बारे में भी बात करना चाहता हूं। यहां अपर खजूरी डैम जो है, 3 कैनाल है यहां पे, भरपुरा राजवाहा, मोहनपुर कैनाल, राजपुर कैनाल। और इससे बहुत कम लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत कम हेक्टेयर पे पानी जा रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हम आपको पानी दिलवाएंगे, इन पे हम कार्रवाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसानों को यहां हम सिंचाई दिलवाएंगे, सिंचाई का पानी देंगे। मगर देखिए मेरे लिए सबसे जरूरी बात और आपके लिए सबसे जरूरी बात रोजगार की है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को खड़ा नहीं कर सकती। ये सिर्फ देखिए, ये किसी एक जात की पार्टी, ये पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं, पूरे परिवार की पार्टी नहीं। और जब तक पूरे परिवार की पार्टी यूपी में राज नहीं करेगी, जब तक कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर लखनऊ में नहीं बैठेगा, तब तक तेजी से उत्तर प्रदेश आगे नहीं जा पाएगा। हम दिल्ली से काम कर सकते हैं, देखिए 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं ना, ये दिल्ली वाला हाथ, इससे हम काम करते हैं आपके लिए। ये हाथ दीजिए हमें, दूसरा हाथ आप हमें दीजिए, दोनों हाथ दे दीजिए हमें, और देखिए उत्तर प्रदेश को हम क्या करते हैं। आप दूर दूर से आए, बहुत गर्मी का समय है, खासतौर से महिलाएं आई हैं, आपको कष्ट हुआ होगा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव के बाद मैं फिर से दौरा करूंगा, आपके बीच में आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।
कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।